हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नया चैप्टर क्लास 10 से एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर चैप्टर ज्योग्राफी का है, ये तो आप जानते ही हो, लेकिन इसकी अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? देखो, अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें वीट और राइस हमें इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। बहुत सारी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे आपसे सीजन वाइज पूछ ले, चाहे किसी हार्वेस्ट को बेस बनाते हुए आपसे पूछ ले। मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में ही पूछ सकता है बहुत सारा। एनटीएससी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन आपके टर्म एग्जाम में इस साल अभी जो टर्म एग्जाम है आपका फर्स्ट वाला, उसमें भी ये चैप्टर दिया हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्वेश्चन बन रहे हैं ज्यादा, तो ऑफकोर्स आप जानते ही हो इसका वेटेज ज्यादा हो सकता है। ज्योग्राफी का है तो थोड़ा कंसेप्ट भी इसको समझना जरूरी, कंसेप्चुअल टॉपिक है। अच्छे से समझिएगा, कोशिश करेंगे हम आपको टॉपिक थोड़ा इजीली समझा सकें छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर। एंड इन बिटवीन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ लीजिएगा, डाउट मत रखिएगा दिमाग में। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्रीकल्चर सेज। इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री माना गया है। ऑफ कोर्स बिल्कुल माना जाएगा, कुछ लॉजिक है इसके पीछे, क्यों माना जाएगा अभी बताता हूं। एग्रीकल्चर हमारे यहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज में काउंट होता है। आप याद करें कि जब हमने अभी इकोनॉमिक्स के चैप्टर जब पढ़े तो हमने वहां पे डिस्कस किया कुछ अलग अलग एक्टिविटीज को। डेवलपमेंट में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पढ़ा कि कैसे तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। तो उसमें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को काउंट किया जाता है एज अ प्राइमरी एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राइमरी एक्टिविटी वो जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड हो, और सेकेंडरी वो होती है जिसके अंदर जो भी चीजें नेचर से हमें मिली है उसको मशीन की हेल्प से हमने कन्वर्ट कर दिया किसी सब प्रोडक्ट में, तो वो सेकेंडरी होगी। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। आप इसको ऐसे समझो कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, तुम जानते हो बचपन से ही। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री बिकॉज, अभी हमने कहा कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। क्यों है एग्रीकल्चरल कंट्री? बिकॉज ऑफ हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन का मतलब 67% के आसपास, तो 67% की पॉपुलेशन आसपास हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है, या आप ऐसे कह सकते हो, एक्यूरेट डेटा बताऊं तो 62% के लगभग हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। उनको जो जॉब्स मिल रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रही है। पॉपुलेशन यहाँ पे इंगेज है, काम कर रही है, अपना लाइवलीहुड गेन कर रही है। इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री इसलिए है बिकॉज हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर से लाइवलीहुड गेन कर रही है। दैट इज वाई इसको हम एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर विद इन आवर कंट्री। हमारे जो भी फूड आइटम्स हैं, चाहे हम पल्सेस की बात करें, वीट की बात करें, राइस की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, या और भी कोई भी कुछ भी, ऑल सच थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। ऐसे में चाहे हम उसको ग्रो कर रहे हैं, चाहे उसको हम फिर मशीन की हेल्प से सब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये सारा जो मैक्सिमम जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से। कोई यूनिक बात नहीं थी, बट सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है। आज का चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला है, तो इसलिए सारी चीज़ें तो हमें पता होनी ही चाहिए। ओके, इस वाले को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है हमारे देश के अंदर वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। किन किन चीजों में? बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज में, चाहे कॉटन की हो, चाहे रबर की हो, रबर हो चाहे कॉटन हो, इन सब जगह पर जो एग्रीकल्चर है हमें क्या करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ओके, याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कि कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं। अभी देखा हमने कि कुछ एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। हमने कौन कौन से देखा? उसमें हमने देखा रबर और हमने देखा कॉटन। बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक्सपोर्ट करने के काम में आते हैं। अब एक्सपोर्ट करने की क्या क्या काम में आते हैं? टी जो हम ग्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम जो फाइन टी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की जो टी होती है, वो सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं रखते। कॉफी भी मैक्सिमम हमारे यहां से एक्सपोर्ट होती है, और इवन स्पाइसेस का तो किस्सा ही बहुत तगड़ा है।
हमेशा से ही स्पाइसेस तो हमारे यहाँ का ऐसा गुड्स रहा है जो डिमांडेड है, काफ़ी डिमांडेड था। चाहे वास्को डी गामा की बात करो, चाहे आज की बात करो, स्पाइसेस हर जगह पर बहुत पॉपुलर है, इंडियन स्पाइसेस स्पेशली। सो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो एक्सपोर्ट करने के पर्पज से ग्रो किए जाते हैं, लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ऑल। आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चर हैज बीन एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। कि आज जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी बन गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई है इंडिया की, जिसे एज ओल्ड कहा गया। एज ओल्ड का मतलब जो मतलब काफी पुरानी हो। एज ओल्ड मतलब जो आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से चली आ रही हो ऐसी एक्टिविटी, उसे एज ओल्ड एक्टिविटी कहते हैं। ये आपको पता है कि हमारा, चाहे हम बहुत प्रीवियसली अगर बात करें, काफ़ी पुराने एंशिएंट टाइम में भी चले जाएं, तो एग्रीकल्चर हमारा बेस बना हुआ था हर बार, या हमारे जो फोर फादर्स थे वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। तो ये आज का एक्टिविटी नहीं है, ये काफ़ी पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, और मेन हमारा जो ऑक्यूपेशन रहा है इंडियंस का, वो एग्रीकल्चर ही रहा है। ठीक है, तो कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड अ लॉट ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम। और अब देखो, मैंने कहा पुराने टाइम से तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बेस रहा है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हम करते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे समय बदला, टाइम बीता, इसमें चेंजेस आना तो लाजमी है। चेंजेस आए, कल्टीवेशन के मेथड बदले। अब ये जो कल्टीवेशन के मेथड्स हैं, पीपल यूज द डिफरेंट कल्टीवेशन टेक्निक्स, लोगों ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर कैसा उनका एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप को बदल लिया। वो टेक्नोलॉजी को जानने लगे, समझने लगे, टेक्निक्स अलग थी, टेक्नोलॉजीज अलग थी। साथ ही सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे दे हैव चेंज देयर प्रैक्टिसेस। देखो क्या हुआ, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में भी कि दो बैल बांध रखे हैं, पीछे एक हल है, उस हल से वो किसान गर्मी के अंदर परेशान हो रहा है और उन बैलों को मार रहा है, फिर वो जो हल है उससे खेत को जोत रहा है, फिर बीज डाल रहा है, फिर फसल उगा रहा है। ऐसा लगता था बहुत ही पुराना सा मेथड है, बट ऐसा नहीं हुआ। आज के टाइम में आप देखोगे तो हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, चाहे हमने ट्रैक्टर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया हो, या एडवांस मशीनरीज का, या फिर हमने एडवांस जो HYV सीड्स हैं या फिर फर्टिलाइजर्स हैं एडवांस फॉर्म में, या इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ऑल सच थिंग्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सब कुछ आया। अब ये वाले जो मेथड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बात अच्छे से समझना, कल्टीवेशन की टेक्निक्स हमने बदली है। आप जानते हो, प्रीवियस मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी आपको समझाया था। अब आप सोचो, कोई प्लेन्स में हार्वेस्ट कर रहा है तो उसका टेक्निक जो होगा वो अलग होगा, लेकिन अगर कोई हिल्स पे हार्वेस्ट ग्रो करना चाह रहा है तो उसका टेक्निक ऑफ कोर्स बिल्कुल अलग होगा, वहां पे टेरिस फार्मिंग वो करेगा। अब ये ऐसे भी समझ सकते हो आप कि कहीं किसी टाइप का क्लाइमेट है, अलग काइंड ऑफ क्लाइमेट है, वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, क्लाइमेट के मतलब सॉइल कैसा है, ये सारी वो चीजें होंगी जिसके बिहाफ पे, एनवायरनमेंट के बिहाफ पे आपको अपने अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। ठीक है, अब ये मानो सॉइल कैसा है, वहां का अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमिडिटी कैसा है, आप ये मान सकते हो क्या, कितनी लाइट, कितनी देर आपको सनलाइट मिल रही है, कितना पानी आपको मिल रहा है, इन सब को बेस बनाते हुए अपने आप के मेथड्स आप बदलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया है एनवायरनमेंट में। टेक्निकल, अब टेक्निकल मैंने जैसे बताया HYV सीड्स। अब HYV सीड्स क्या है, आजकल हर जगह पर आपने देखोगे ना, अमरूद भी बहुत बड़े बड़े आने लग गए आजकल। ठीक है, ऐसी वेजिटेबल्स, कोई सी वेजिटेबल ले लो आप, 12 महीने मिलती है, कोई सा फ्रूट ले लो 12 महीने मिलता है। कैसे? वो एडवांस है, तो टेक्निकली उनको एडवांस किया गया है। फिर सोशियो कल्चरल प्रोग्रेस और प्रैक्टिस, इकोनॉमिकल हो चाहे सोशल हो, इन सब के बिहाफ पे हमारी ये जो प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन की, वो लगातार बदलती जा रही हैं। दिस वॉज जस्ट एन सिंपल इंट्रोडक्शन, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सिंपल इंट्रोडक्शन की हमने बात की, चलो इतना तो हम समझ गए। अब आती है बात इसको और थोड़ा एडवांस फॉर्म में समझने की कि व्हाट डज इट मीन। ठीक है, देखो भाई, ये जो एग्रीकल्चर है इसको समझते हैं। इट दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब हम इस मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर आखिर होता क्या है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर इट कि एग्रीकल्चर क्या है। इट इज जस्ट एन काइंड ऑफ वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है एक लैटिन वर्ड से। ये जो लैटिन वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है एगर और एक होता है कल्चर।
ठीक है, एक है एगर और एक है कल्चर। भाई जो एगर है इसका मतलब क्या होता है? इट इज लैंड, जमीन, ठीक है। और कल्चर का मतलब तुम जानते ही हो, कल्टीवेशन। तो यहां पर सिंपल सी बात है, ये जो एग्रीकल्चर वर्ड बना है ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है एगर और दूसरा है कल्चर। एगर का मतलब होता है जमीन और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना। अल्टीमेटली एग्रीकल्चर का मतलब तो यही निकला ना कि किसी जमीन पे आप कल्टीवेशन करो, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। कल्टीवेशन मतलब कोई चीज जो लैंड मास है उस पर कोई चीज आप ग्रो करो, ठीक है। सो कोई किसी भी जमीन के ऊपर कल्टीवेशन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। ओरिजिनेशन हुआ था इसका लैटिन वर्ड से, विच वॉज एगर प्लस कल्चर। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। अच्छा, आज अगर एडवांस फॉर्म में बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर और बहुत सारे कंसेप्ट्स को ऐड ऑन किया जाता है। जैसे आप लाइव स्टॉक को पालते हैं, जो भी लाइव स्टॉक होते हैं उसको अगर आप पालते हैं वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। चाहे वो उनसे मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मिल्क प्रोडक्ट हों, चाहे एग्स हों या और कुछ मीट हो, कुछ भी, तो उसके लिए अगर आप उनको पाल रहे हो अपने पास में तो भी एग्रीकल्चर में काउंट होगा। इसके अलावा और भी दूसरे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें। फिशिंग, फॉरेस्ट्री और कैटल्स को रेयर करवाना और लाइव स्टॉक को रखना अपने पास में फॉर मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स और या फिर जो भी एग्स वगैरह हैं, इन सब के लिए। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में आजकल देखा जाता है, ठीक है। तो होपफुली इतना तो आपको समझ में आ गया होगा एग्रीकल्चर का मतलब। वी हैव टेकन दिस वर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, two different separate words were there. First was agar, the second was culture. That means land or cultivation. और इसका एक कलेक्टिवली जो वर्ड बनता है वो बनता है किसी लैंड को कल्टीवेट करना। इज इट ओके? आ जाइए इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। छोटा सा डेफिनेशन रहेगा इसका, इसी शब्द से जोड़ के बनाने की कोशिश करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, इट इज आर्ट एंड साइंस It is a method, we can say it is art and science to cultivate the soil as well as rearing the animals, raising the crops, including all such activities which are coming in the cultivation. Like you have included fishing, you have included having the livestock and all. Okay, so this is agriculture. Next, अगर इसको अपन थोड़ा सा और broadly देखते हैं, we have the importance of agriculture especially in India. What are the important facts about it? इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसे आप जानते ही हो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 जो पॉपुलेशन इंडिया की वो डिपेंडेंट है आज भी एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर हैज बिकम द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब आप सोचो कि 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है तो ये बात तो तुम अच्छे से समझ पाओगे कि मैक्सिमम जो लोग हैं डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे। अगर ये लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे होते तो दे कैन नॉट बी एबल टू अर्न और हैविंग देयर लाइवलीहुड्स। तो ना तो उनको पैसा मिल सकता था और ना ही उनको पैसा नहीं मिलेगा, लाइवलीहुड नहीं मिलेगी और अपना लाइफ वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमारी जो इकोनॉमी होगी वो काफ़ी पीछे चली जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि इट इज़ बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन क्या है, तो दैट इज एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर आप मान के चलें अप्रॉक्सीमेटली जीडीपी का पार्टिसिपेशन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर 26% का पार्टिसिपेशन है। मैं अगर इसको थोड़ा सा बैक जाऊं, 2011 की बात करूं, 2011 के अंदर जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी वो तो और पैथेटिक थी। अप्रॉक्सीमेटली केवल 15% के आसपास जीडीपी के अंदर इसका पार्टिसिपेशन था एग्रीकल्चर का। लोग ज़्यादा इंगेज तो हैं इसमें बट उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये जो डेटाज हैं इनको थोड़ा सा आप बुक के हिसाब से चलिएगा, आप अपनी बुक के हिसाब से इसको डिस्कस कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 26% ही पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को अश्योर करता है, साथ ही रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। ओके, सो हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका मेन जो इंटेंशन है लोगों की एपेटाइट को फुलफिल करना, उसकी लोगों की भूख को मिटाना। ठीक है,
लेकिन उसके साथ साथ एक काम ये भी है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का भी काम करता है। स्पेशली अभी हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया था, साथ ही साथ रबर के बारे में भी। एग्रीकल्चर का जो शेयर है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड द लाइवलीहुड टू द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी हाई एज 63% इन 2001। एग्रीकल्चर के अंदर कितने लोगों को जॉब मिली, एग्रीकल्चर के अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट गेन हुआ, लाइवलीहुड कितने लोगों की बनी। हमने कहा कि 2/3 जो पॉपुलेशन है वो इंगेज है, लेकिन यहां पे एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। देखो इंगेज होना, आप याद करो मैंने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी समझाया था और उसके पहले वाले भी कई सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करते हुए आए और वहां पर भी यही डिस्कशन हमने किया कि लोगों का इंगेज होना और उनको जॉब मिलना, उनका लाइवलीहुड बने रहना इज 2 डिफरेंट थिंग्स। यहां पर क्या था, इंगेज तो हो सकता है, जरूरत 10 की है, काम 15 कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप यहां ये बात याद करो कि इसने कहा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और लेकिन जॉब कितने को मिल रही है, कितने लोग एक्चुअल में अर्न कर पा रहे हैं। आप मान के चलना वही सेम बात है वैसे तो 63%, बट इज अ बिग डिफरेंस कि यहां पर जो लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, दे आर जस्ट डिपेंडेंट ओवर द एग्रीकल्चर। एक्सेसिवली आप कह सकते हो, काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो शायद वहां से हट जाएं तो कुछ और काम कर सकते हैं और हमारी जीडीपी ग्रो कर सकती है। एक बार डेटा पे दिमाग लगाना, ऊपर वाला सब छोड़ दो, सब भूल जाओ एक बार, आप सिर्फ इतना सा समझने की कोशिश करो। अप्रोक्सीमेटली 63% पीपल ऑफ, मतलब आप कह सकते हो देश के 63% पीपल जो हैं केवल कितना अर्न कर रहे हैं, जीडीपी में कितना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, 26। आप इसको ऐसे समझो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है मैक्सिमम वो वेस्ट हो रही है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एंड दिस इज द रीजन कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहां डेवलप्ड नहीं है और मैक्सिमम लोग ओवरली इस पे डिपेंडेंट है, एक्सेसिवली इस पे डिपेंडेंट है। दैट इज वाई हमारा देश काफी पीछे है। चलिए कोई नहीं, इसको और हम समझेंगे, अभी आगे समझेंगे, देखिएगा। इसने कहा अब एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें और ये समझने की कोशिश कर लें कि एग्रीकल्चर क्या टेक्निक्स के हिसाब से कितने टाइप ऑफ या कितनी फॉर्म्स बनाता है, कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग, अलग अलग काइंड ऑफ फार्मिंग्स हैं। देखो समझो कि यहां पर बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे साइज है, कल्टीवेशन है, टेक्निक्स हैं। इन सब के बिहाफ पे जो फार्मिंग हमारे यहां की जाती है, जो हार्वेस्ट हमारे यहां ग्रो की जाती है, उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। वैसे तो बेसिक 4 टाइप्स हैं, देखिएगा इन 4 टाइप्स को देखते हैं। और ये 4 टाइप्स कौन से हैं, साइज के बेस पे, कल्टीवेशन के टाइप के और टेक्निक के बेस पे पूरे हमारे यहां पे जो फार्मिंग एक्टिविटीज है या फार्मिंग का जो तरीका है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। और जो 4th टाइप होता है ना वो होता है एक्सटेंसिव। ठीक है, देखो ये क्या है, इंटेंसिव, और वो 4th वाला टाइप होता है एक्सटेंसिव। अब ये 4 क्या होते हैं, ये 4 टाइप की अलग अलग फार्मिंग एक्टिविटीज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन जिसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी, कुछ हद तक तुम्हें समझ में आई होगी। एक बार छोटा सा रिवीजन भी दे देता हूं जिससे कि इजी रहे तुम्हें चीजों को वापस से समझना। देखिए एग्रीकल्चर चैप्टर था, एग्रीकल्चर में हमने कहा कि इंडिया को कंसिडर किया जाता है एक एग्रीकल्चरल कंट्री बिकॉज हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। ये एक प्राइमरी काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है जिससे नेचर से मिलने वाली चीजों को हम बेच करके अपना लाइवलीहुड गेन करते हैं। हमारे यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मैक्सिमम जो फूड आइटम्स हमारे यहाँ आते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं वो एग्रीकल्चर से ही आता है। साथ ही साथ इसने ये भी बताया था कि एग्रीकल्चर हमारे देश के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, जैसे कॉटन एंड रबर। एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट करने के लिए, लाइक टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। एग्रीकल्चर हैज बीन एक तरीके का आप कह सकते हो लॉन्ग या एक ओल्ड पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आज से नहीं बरसों पुरानी एक्टिविटी है जो लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत है कि हमारे जो तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं, टाइम के साथ चीजें बदलती जा रही है, तरीके बदलते जा रहे हैं, मेथड्स बदलते जा रहे हैं। हम अलग अलग
टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजीज को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को, सोशल इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे इन सभी चीज़ों के अंदर चेंजेस लाते जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बेसिकली कुछ वर्ड्स से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड का ओरिजिनेशन है, एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसको हम कहते हैं, देखो वापस से क्या होता, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब था यहां पे लैंड, कल्चर का मतलब था कल्टीवेशन, और इससे मिलकर के बनता है एग्रीकल्चर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एग्रीकल्चर है ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है, आर्ट एंड साइंस है। क्या चीज की? कल्टीवेशन करने की, सॉइल को कल्टीवेट करने का एक टाइप है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर देश की पॉपुलेशन मतलब इस पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। देश की पॉपुलेशन 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। फिर हमने देखा इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है 26% पॉपुलेशन, 26% पार्टिसिपेशन है जीडीपी के अंदर इसका। बहुत सारे हमारे यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एंड फूड सिक्योरिटी भी हमें मिलियंस पीपल की, मिलियंस ऑफ द मेंबर, मिलियंस ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस सोसाइटी, फ्रॉम दिस रीजन हैविंग देयर फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड देने का काम करता है 63% पॉपुलेशन को 2001 के हिसाब से। 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से बताता हूं, अप्रोक्सीमेटली 50% से थोड़ा सा ज्यादा, बट पार्टिसिपेशन केवल 15% के आसपास, 13 to 15% के आसपास। काफी डिससेटिस्फाइंग डेटाज हैं, कोई सेंस नहीं है इस डेटा का। हम इसके बारे में और देखेंगे, इसके टाइप के बारे में समझेंगे कल। हम देखेंगे कि कितने टाइप की फार्मिंग देखी जा सकती है और साइज के कारण, कल्टीवेशन के टेक्निक्स और मेथड्स के कारण इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। मैंने 4 पार्ट तो बता दिया आपको, कौन कौन से थे। आपने प्रिमिटिव देखा, आपने एक्सटेंसिव देखा, कॉमर्शियल देखा और इंटेंसिव देखा। प्रिमिटिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कॉमर्शियल, तो ये 4 टाइप की कौन कौन सी फार्मिंग है, इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, वी विल डिस्कस टुमारो। स्टे ट्यून विद अस। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछते रहें। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और डिस्कस करेंगे डिटेल में इन सब चीज़ों को। काम करो, जितना भी हमने पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चंस MCQs फॉर्म करो और टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझे पर्सनली भेजो, सो दैट अपन क्या कर सकते हैं ये देखें कि आपने कितना इसको ढंग से पढ़ा है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर टर्म 1 और NTSC के अंदर पास होना है तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।